अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें नंबर 1 में जो है क्या कह रहे हैं, अ बॉय इज होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ्स 2 kg। अच्छा, इनमें क्या है कि जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे तो सबसे आसान इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने क्या करना है कि जैसे जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ते जाएं तो उसके अकॉर्डिंगली आप डेटा लिखते जाएं। ठीक है, तो पहले जो क्या कर रहा है कि मैथ्स ऑफ द बुक कह रहा है, तो हमने लिख देना है जी MASS मैथ्स ऑफ बुक, जो जिसको हम क्या करेंगे एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कितना हो गया जी 2 kg हो गया। हाउ मच फोर्स इज ही अप्लाइंग ऑन द बुक, मतलब ये है कि एक बुक है जिसका मैस 2 kg है, उसने ऐसे यानी कि होल्ड की हुई है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कितनी फोर्स वो अप्लाई करेगा, इज ही अप्लाइंग ऑन द बुक, कितनी फोर्स वो बुक पर अप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स एफ है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। जहां तक हमने स्टेटमेंट पढ़ ली उसके अकॉर्डिंगली डेटा लिख लिया, आगे मूव करते हैं। इफ ही मूव्स इट अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, कि अगर उस बुक को यूं वो अप क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और कितने एक्सेलरेशन से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है इज इक्वल टू ए, वो कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कह रहा है कि वो यूं अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, इतना एक्सेलरेशन, सॉरी इतना एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट आगे वो कह रहा है हाउ मच शुड ही टोटल फोर्स ऑन द, हाउ मच शुड ही अप्लाई होना चाहिए, हो सकता है स्टेटमेंट में मिस हो गया, टोटल फोर्स ऑन द बुक, कि असल में वो टोटल फोर्स कितनी बुक पर अप्लाई कर रहा है। तो अब देखें फोर्स किस टोटल की से क्या मकसद है, मैं आपको बता दूं। एक ये क्या कह रहे हैं, अ बॉय इज होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ्स के जी, ये उसने बुक होल्ड की हुई है, तो लाजिम बात उसने एक फोर्स लगाई हुई है। तो एक फोर्स ये वाली फोर्स है जो उसने ये अप्लाई की हुई है और ये बुक रुकी हुई है। अब वो कह रहा है कि वो इस बुक को क्या करता है कि यूं ऊपर की जाने मूव करता है, और जब ऊपर की जाने यूं बुक मूव करता है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है, 3 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन से वो क्या कर रहा है, ऊपर क्या कर रहा है, बुक को मूव करा रहा है। तो लाजमी बात है, एक उसने बुक ये पकड़ी हुई थी, ये वाली फोर्स थी, और एक फोर्स थी जो जिसकी वजह से उसने बुक को ऊपर मूव किया। तो इसलिए वो कह रहा है कि टोटल फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। तो नेट फोर्स भी आप उसे कह सकते हैं, टोटल फोर्स जो है हमने दो चीजें फाइंड करनी है, टोटल फोर्स। अच्छा, इसको ना एक और दूसरे तरीके से हम लिख लेते हैं कि हम गिवन और फाइंडिंग में लिख लेते हैं, और जरा इसमें आपने लिख देना है कि गिवन, हेडिंग दे देनी है कि भाई गिवन क्या क्या है। गिवन दूसरा हमें क्या है, एक्सेलरेशन है, वो भी हम लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फाइंड क्या करना है, फिर आपने हेडिंग दे देनी है फाइंडिंग की। उसमें एक तो आपने फोर्स, फोर्स इक्वल टू एफ आपने फाइंड करना है, और दूसरा आपने क्या करना है, टोटल फोर्स भी फाइंड करनी है। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स एफ, इसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, हमने फाइंड करना है। तो दो किस्म की फोर्स की बात कर रहा है। ये कौन सी फोर्स, हाउ मच फोर्स इज ही अप्लाइंग ऑन अ बुक, यानी ये वो वाली फोर्स है जिसकी वजह से उसने बुक को होल्ड किया हुआ है, और ये वो वाली फोर्स है, यानी ये टोटल फोर्स लगानी है कि एक तो उसने होल्ड किया हुआ था और एक उसने 3 मीटर पर सेकेंड से उस बुक को जरा ऊपर की जाने मूव किया, तो इसलिए टोटल फोर्स इस तरह आएगी। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास हमने लगा देना फार्मूला, इधर लगा देते हैं वेट ऑफ द बुक। हमें वेट ऑफ द बुक देखेंगे, क्योंकि वेट ऑफ द बुक, क्योंकि जमीन से ऊपर है ना, जमीन से ऊपर है, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि उसके ऊपर लग रही है बुक की जान नीचे की जाने, तो इसलिए हम उसको क्या करें, वेट की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या होगा, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, या यूं लिखें डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम जी लिख लें तब भी ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम जी, तो एफ इज इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, एम जी। लाजिम बात है कि अगर एक पेन, इस पेन है, ये पेन है मैंने पकड़ा हुआ, जिसका जितना इसका वेट है उतनी मैंने फोर्स लगाई हुई है, क्योंकि जितना इसका वेट है उतनी ही फोर्स नीचे की जाने लग रही है, पेन को नीचे की जाने खींच रही है, यानी जमीन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसे हम कहते हैं, और मैंने इतनी फोर्स लगाई हुई है, इस वजह से ये पेन क्या हुआ है, मार्कर रुका हुआ है। तो इसलिए जो वेट और फोर्स होते हैं वो इक्वल होंगे, तो W इज इक्वल टू एम जी फार्मूला होता है, इसलिए हमने कहा कि जो फोर्स और वेट इक्वल है, तो W इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम जी, तो एफ इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा। अब आपने क्या कर देना है कि एफ इज इक्वल टू एम जी,
तो F इज इक्वल टू एम आपके पास कितना है जी 2 kg है, आपने 2 kg लिख देना है। और G की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, अच्छा हाँ मैं यहाँ पे लिखना भूलिए, जो G होगा ना वो होगा जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है G की, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन दोनों को मैंने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो 19.6 न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाई क्या हो रही होगी इस पर। ये किस फोर्स की बात हो रही है, इस फोर्स की बात हो रही है। अच्छा ये हमने निकाल ली जी फोर्स, ये वो वाली फोर्स है जिस वजह जितनी वो लगा रहा है बुक को उसने होल्ड किया हुआ है, ये वो वाली फोर्स है। अब हमने क्या करना है कि टोटल फोर्स required for moving book upward, कितना with acceleration, with an acceleration, ठीक है जी 3 मीटर पर सेकंड आप लिख सकते। तो उसके लिए हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है F और इसके साथ लिखना है जी T, यानी टोटल m G प्लस ए। अब यहां पर आप देखें कि G प्लस ए का क्या मतलब है कि इसको मैंने G प्लस ए क्यों लिखा। अब ये देखें एक तो क्या था कि जब उसने एक बुक को होल्ड किया हुआ था ऐसे, तो उसके फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही थी, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही थी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है ना, जितना इसका वजन होता है उतनी हम फोर्स लगाते हैं, जमीन से ऊपर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फोर्स लग रही होती है, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का हम जिक्र करते हैं। लेकिन वो उसने क्या कहा है कि इफ ही मूव्स इट अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, जी यानी जी की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही थी जब बुक रुकी हुई भी थी, तब भी जी की वैल्यू थी, लेकिन अब उसने एक और एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस किया है, कितना 3, तो इसलिए यहाँ पर 2 एक्सेलरेशन का जिक्र हो रहा है। वैसे तो F इज इक्वल टू एम जी, हमने इधर पहले भी फार्मूला लगाया है ना F इज इक्वल टू एम जी, लेकिन यहाँ हमने F इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, क्योंकि यहाँ पर एक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है जो नीचे की जानिब लग रहा है, और एक क्या हो रहा है कि वो एक्सेलरेशन जितने एक्सेलरेशन की वजह से, जितने एक्सेलरेशन से वो बुक को मूव करा रहा है, तो इसलिए ये 2 एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। इसकी वैल्यू है जी 2 kg, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ए की वैल्यू उसने खुद दी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यूं हमारे पास कितना हो जाएगा ये 2 kg, और ये हो जाएगा जी 12.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 9 10 11 12 12.8। अब देखो आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 12.8 करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 12.8, तो ये हमारे पास 25.6 न्यूटन आ जाएगी। तो जो एफ टी है वो हमारे पास 25.6 न्यूटन फोर्स, यानी कि इतनी फोर्स क्या होगा, हाउ मच शुड ही अप्लाई टोटल फोर्स ऑन द बुक, तो टोटल फोर्स कितनी होगी जी 25.6 न्यूटन फोर्स ही शुड अप्लाई टू मूव अ बॉडी अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पहला जो इसका प्रॉब्लम था वो हो गया कंप्लीट। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 2, तो जो प्रॉब्लम नंबर 2 है उसमें कह रहा है कि एक लड़की है जो जिसका अ गर्ल ऑफ मैथ 30 kg के 30 किलो की एक लड़की है जो क्या कर रही है, रनिंग कर रही है, एक्सेलरेशन नहीं सॉरी विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। एक 30 किलो की लड़की है जो 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा, वो मोमेंटम पूछा है। तो मोमेंटम हमने लिख दिया कि मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मैस और वेलोसिटी का, कि मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उसको मोमेंटम कहते हैं, ठीक है जी। तो हम लिख लेते हैं मैस ऑफ गर्ल, लिख लो पहले हेडिंग, मैस ऑफ अ गर्ल, कि लड़की का वजन कितना है, मैस कितना है, दैट इज m इज इक्वल टू 30 kg मैस उसका है। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वो v से रिप्रेजेंट होता है, और वो कितना है जी 4 मीटर पर सेकंड है। तो अब बात आ जाती है जी मोमेंटम की, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, p इज इक्वल टू, इधर लिखें p इज इक्वल टू एम वी, यानी मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो p इज इक्वल टू मैस कितना है जी 30
केजी है, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो 3 4 12 120 केजी मीटर पर सेकेंड जो है इसका मोमेंटम आ जाएगा। तो स्टूडेंट जो प्रॉब्लम नंबर 3 है, प्रॉब्लम नंबर 3 में कह रहा है अब 2 kg steel ball is moving with speed of 15 मीटर पर सेकेंड। अ 2 kg स्टील बॉल यानी m कितना बता रहा है 2 kg की वैल्यू दे रहा है, तो हमने साथ साथ डेटा लिख दिया कि मैं जो है m की वैल्यू 2 kg है और स्पीड यानी वेलोसिटी की जो बात हो रही है इनिशियल उसकी जो है वो कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है इनिशियल, तो हमने लिख दिया कि 15 मीटर पर सेकेंड से वो क्या कर रही है बॉडी मूव कर रही है। इट हिट्स विद बल्क ऑफ सैंड, कि एक बल्क ऑफ सैंड है उससे हिट कर दिया। बल्क ऑफ सैंड क्या होती है? बल्क ऑफ सैंड ये होता है कि अगर एक रेत है बाहर पड़ी है ड्यू टू मॉइस्चर यानी कि निम्मी की वजह से वो क्या हो जाती है थोड़ी फूल जाती है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू मॉइस्चर, तो उसको क्या कहते हैं बल्क ऑफ सैंड, यानी रेत का जो वॉल्यूम है निम्मी की वजह से वो ज्यादा हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो इट हिट्स विद अ बल्क ऑफ सैंड, कि उस बल्क ऑफ सैंड से क्या करती है जाके हिट करती है एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.2 सेकेंड, कि यूं एक बॉल यानी बॉल ऐसे मूव करती जा रही है तो आगे जो रेत पड़ी है उससे बॉल जाके टकराती है, तो टकराने जैसे ही टकराती है तो 0.2 सेकेंड में बॉल स्टॉप हो जाती है, बॉल यानी रुक जाती है। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय सैंड बल्क ऑन द बॉल, कह रहे बताएं कि क्योंकि बॉल तो मूव कर रही थी तो बल्क ऑफ सैंड जो था उसकी वजह से रुकी है, तो लाजिम बात है उस बल्क ऑफ सैंड ने कोई की वजह से बॉल पर कोई फोर्स लगी है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगी है जिस वजह से वो बॉल रुक गई है। तो इसलिए वो कह रहा है कि बताएं कि उस वो कितनी फोर्स होगी जो बॉल पर लगी है सैंड बॉल की वजह से, जिस वजह से बॉल 0.2 सेकंड में स्टॉप कर गई, रुक गई है। तो इसलिए देखिए हमारे पास टाइम 0.2 सेकंड है, क्योंकि बॉल रुकेगी इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, यानी एफ हमने फाइंड करना है। तो देखिए अब क्योंकि बॉडी की मोशन की बात हो रही है, बॉडी मूव कर रही है, उसके मोशन की बात हो रही है, उसकी वेलोसिटी की बात हो रही है, तो इनफैक्ट हमारे पास जो फोर्स होगी जो निकालनी होगी वो क्या होगी चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम की वजह से, यानी कि हमारी फोर्स निकलेगी क्योंकि उस बॉडी के मोमेंटम में भी तो तब्दीली आई है, जैसे टाइम में तब्दीली आई है इसी तरह मोमेंटम में भी तो तब्दीली आई है ना, बॉल जा रही थी मोशन में थी और रुक गई। तो देखिए इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, चेंज इन मोमेंटम चाहिए और चेंज इन टाइम, ठीक है। तो अब देखें जो चेंज इन टाइम है वो तो हमें डेल्टा टी, इनफैक्ट ये जो टी है ये डेल्टा टी होगा क्योंकि ये हमारे पास है, हमें क्या है कि चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो इसका फार्मूला मोमेंटम का क्या होता है पी इज इक्वल टू एम वी, यानी कि मोमेंटम क्या होता है मैस एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम की बात हो रही है तो लाजिम बात है चेंज इन मोमेंटम होगा कब होगा जब वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, चेंज इन यानी डेल्टा वी हमने फाइंड करना है। तो डेल्टा वी के लिए बहुत आसान सा है कि आपने फार्मूला लगा यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 15 है, तो कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, तो डेल्टा जो वी है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। देखिए डेल्टा वी की भी वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास डेल्टा वी की वैल्यू आई है अब यही फार्मूला लगा देंगे, एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय यानी कि चेंज इन टाइम, नहीं पहले हम चेंज इन मोमेंटम, सॉरी चेंज इन मोमेंटम अभी हमने नहीं निकाला, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी आ जाएगा। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम, एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 2 है, और चेंज इन ये हमारे पास क्या है जी -15 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -30 kg मीटर पर सेकेंड, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है एफ, तो फार्मूला लगा देंगे एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, तो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है जी -30 kg मीटर पर सेकेंड और डेल्टा टी की वैल्यू है 0.2, तो एफ इज इक्वल टू हम इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें 30 डिवाइड बाय क्या कर लें जी 0.2 30 0.2 150, तो क्या आ जाएगा जी -150। फोर्स क्या होती है क्योंकि न्यूटन में होती है, तो फोर्स को क्या कर दिया हमने न्यूटन -50 150 न्यूटन। अच्छा तो अब हमने ये नेगेटिव साइन आ रहा है ना, तो आपने सिंपल क्या करना है कि लिख देना
तो बस लास्ट में आपने लिख देना है कि ये जो नेगेटिव साइन है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, is in the direction opposite to the ball's initial motion। यानी बॉल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्स लगी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो बॉल रुकी है ना। तो इसलिए ये नेगेटिव साइन इस चीज को शो कर रहा है कि जो जिस फोर्स से बॉल रुकी है वो असल में फोर्स जो जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही थी उस डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लग रही है। अगर बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो जो सैंड बल्क ने फोर्स लगाई है वो इस डायरेक्शन में लगाई है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट थी, तभी तो यानी मोशन और फोर्स अपोजिट थी, तभी तो क्या होगी, बॉल रुक गई बाय इनिशियल मोशन। आगे आपने लिख देना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय सैंड बल्क ऑन द बॉल इज 150 न्यूटन के जो सैंड बल्क ने बॉल पर फोर्स लगाई है वो कितनी है, 150 न्यूटन है। अच्छा तो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर जो है 4 है, कह रहे हैं 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम 50 kg गन। तो मतलब ये है कि मैस ऑफ बुलेट M1 होगा, हमने रिप्रेजेंट किया जो कि क्या है 100 ग्राम है। तो जब भी ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए यानी जी को केजी में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 किलो में 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसलिए हमने 100 को जब 1000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.1 केजी आ गया। तो 100 ग्राम किसके इक्वल होते हैं, 0.1 केजी, तो इसलिए हमने केजी में चेंज किया क्योंकि दूसरी क्वांटिटी हमें केजी में दी होती है और हम जो है मैस को केजी, मैस का यूनिट भी केजी है, तो इसलिए हम इसको केजी में चेंज करेंगे। तो मैस ऑफ द गन जिसको हम M2 से रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास कितना है, 5 केजी। अच्छा जी, मजल वेलोसिटी ऑफ द 20 केजी या 20 मीटर पर सेकंड, कह रहे हैं मजल वेलोसिटी, मजल मतलब वो जो गन होती है ना उसका जो होल्स होता है यानी जो पाइप होता है, तो जिस जगह बुलेट लेफ्ट करती है ना उसको मजल कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब उस गन से, अगर ये गन है तो यहाँ से बुलेट ने लेफ्ट करना है, तो यहाँ पर जब उसने लेफ्ट किया इस जगह से तो लाजिम बात है बुलेट तो यहाँ से रन पीछे कहीं से रन करके आती है, तो यहाँ से जब लेफ्ट कर रही है तो ये वाला पॉइंट जो है ना उस जगह उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। तो हमने उसको कह दिया कि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट v1 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड है। तो वेलोसिटी ऑफ v1, ठीक है। तो फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। अब लाजिम बात है कि रिकॉइल ये वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ द गन है। तो लाजिम बात है जैसे ही हम यानी कि फायर करते हैं तो बुलेट आगे को जाती है तो गन जो है ना वो पीछे को यूं झटका लेती है, तो जो रिवर्स मूवमेंट है गन की उसको रिकॉइल कहते हैं, रिकॉइल ऑफ गन कहा जाता है, जो रिवर्स मोशन होता है किसका, गन का। तो V2 हमने फाइंड करनी है। तो इस सूरत में हमारे पास दो मैस का जिक्र हो रहा है, दो वेलोसिटी का, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर the gun is the bullet is fired is equal to total momentum after the gun bullet is fired। कि जो टोटल मोमेंटम होता है ना वो रिमेन कांस्टेंट होता है बुलेट की, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो है एक एग्जांपल थी जो पुरानी बुक है उसमें कि बॉल टोटल मोमेंटम बिफोर द बॉल इज कोलाइड इज इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। चलें ये हमारा टॉपिक नहीं है तो हम इसकी तरफ नहीं चलते। तो टोटल मोमेंटम जो होता है पहले गन यानी फायर होने से पहले और जो टोटल मोमेंटम होगा फायर होने के बाद, ये टोटल मोमेंटम इक्वल होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यही कहता है कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा, टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। तो हमने यहाँ लिख दिया टोटल मोमेंटम बिफोर द बुलेट इज फायर्ड इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द बुलेट इज फायर्ड। तो हमने देखा कि टोटल मोमेंटम बिफोर द बॉल बुलेट इज फायर्ड वो कितना होगा, वो जीरो होगा। क्यों कि एक बंदे ने निशाना बांधा, तो अब क्योंकि जो गन है वो भी रुकी हुई है और जो बुलेट है वो भी रुकी हुई है, तो कोई तो हरकत ही नहीं कर रही ना, तो इसलिए टोटल मोमेंटम तो बिफोर क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर द बुलेट इज फायर्ड, तो वो क्या होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर द बुलेट इज फायर्ड वो क्या होगा कि P1 और P2 दोनों का सम होगा। P1 से मुराद है कि जो हमारे पास जो M1 और V1 का है, यानी कि बुलेट की बात हो रही है, ये P1 बुलेट का मोमेंटम होगा, P2 जो है वो गन का मोमेंटम होगा। तो इसलिए यानी बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम का जो सम होगा वो हमने M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये सारा डेटा लिखने के बाद अब आपने यहाँ पे लिखना है बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आपने यहाँ पे हेडिंग दे दी बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब हमने क्या करना है कि इसको लिख देंगे M1 P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0। तो M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0। हमें V2 चाहिए,
हमें क्या चाहिए, V2। तो हम क्या करेंगे कि M1 और क्या करते हैं जी, M1 प्लस एम V1 को इधर रहने देते हैं, ये उस तरफ ले जाते हैं, तो M2 और V2 क्योंकि माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, ये जो M है ना इसको इधर ले आओ, तो M1 प्लस V1 डिवाइडेड बाय M2 इज इक्वल टू माइनस V2। तो हम लिख देंगे V2 इज इक्वल टू माइनस M1 M1 V1, सॉरी ये मैंने गलती से प्लस लिख दिया, M1 V1, ठीक है, ये M1 V1 है, M1 V1 है, M1 V1 M1 V1 डिवाइडेड बाय M2। तो V2 इज इक्वल टू माइनस M1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0.1 kg। V1 की हमारे पास कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और डिवाइड बाय M2 आपके पास कितना है जी, 5 kg है। तो V2 इज इक्वल टू माइनस, अब हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं जी, डिवाइड कर लेते हैं, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 5, तो 0.4, तो V इज इक्वल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड, केजी से कट गया, तो 0.4 ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, उसने कहा था कि जी गन फाइंड रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन इज, आपने लिख देना है जी रिक्वायर्ड, पहले बल्कि हम ऐसा करेंगे कि यहाँ लिख लेते हैं कि भाई जो नेगेटिव साइन है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, आपने लिख देना है जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बुलेट इज फायर्ड, कि भाई जो बुलेट जिस डायरेक्शन में फायर की गई है और जिस डायरेक्शन में गन ने मूव किया, दोनों का मोशन क्योंकि अपोजिट है, बुलेट आगे को गई है, गन वापस आई है, तो इसलिए नेगेटिव का ये है। तो आपने लास्ट में क्या लिख देना है, रिकॉइल वेलोसिटी velocity of the gun is 0.4 मीटर पर सेकेंड, कि भाई वेलोसिटी है जो रिकॉइल गन की वो 0.4 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, तो स्टूडेंट जो प्रॉब्लम नंबर 5 है, अब प्रॉब्लम नंबर 5 में कह रहा है अ रोबोटिक कार ऑफ 15 kg इज मूविंग, मैस ऑफ रोबोटिक कार क्या होगा, कितना, 15 kg है, तो 15 m की वैल्यू 15 kg लिखी, कह रहे मूविंग विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वी आई वो कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड लिख दी। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप इट, कह रहे ब्रेक लगाई गई है उसको रोकने के लिए, ब्रेक सप्लाई कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, यानी कि जो ब्रेक लगी है वो कांस्टेंट फोर्स है, वो कितनी है, 50 न्यूटन है, यानी जितनी फोर्स लगाई गई है वो कांस्टेंट है और वो 50 न्यूटन है, जिसकी वजह से गाड़ी रुकी है। हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप इट, अब वो कह रहा है कि भाई जो टाइम है इनफैक्ट वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, टाइम, हमें टाइम रिक्वायर्ड है, तो उस टाइम के लिए हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए होगा। अब क्योंकि जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा डिक्लेरेशन कंसीडर होगा, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन हम उसको लेंगे, क्यों, क्योंकि गाड़ी को, इस रोबोटिक कार को रोकने के लिए जो फोर्स लगाई गई है वो उसके मोशन के अपोजिट लगाई गई है, तभी तो क्या होगा, रुकेगी। तो इसलिए आपने सिंपल इधर यहाँ लिख देना, सिंस द फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप द कार सो दिस एक्सेलरेशन बी विल बी कंसीडर्ड एज डिक्लेरेशन, क्यों कि भाई द फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप द कार, यानी फोर्स लगाई गई है कार को रोकने के लिए और वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, इसलिए तो कार रुकेगी, इसलिए उस फिर जो एक्सेलरेशन कंसीडर होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम डिक्लेरेशन का नाम देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम ए फाइंड करेंगे, फिर हम टी फाइंड करेंगे। तो पहले आपने फार्मूला लगा देना है, एफ इज इक्वल टू एम ए, अब क्योंकि मुझे ए चाहिए तो फार्मूले की कुछ ये हो जाएगी, ए इज इक्वल टू यानी एफ डिवाइड बाय एम, यानी एम एफ के नीचे आके डिवाइड होगा, ए अकेला रह जाएगा। तो ए इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी है जी, 50 न्यूटन है, तो मैंने लिख देना है जी 50 डिवाइड बाय ए जो है, एम जो है, एम मेरे पास कितना है जी, 15 है, ठीक हो गया। तो यूं मेरे पास ए जो है, इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ,
डिवाइड कर देता हूँ 50 और डिवाइड बाई 15, तो 0.33 यानी 3.333 माइनस 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो नेगेटिव साइन है ना, वो लिख देना कि नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि फोर्स लगी है और गाड़ी को रोकने के लिए, तो अब इसलिए मैंने यहाँ इसके साथ माइनस का साइन लगा दिया है एक्सेलरेशन के साथ, क्योंकि ये मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखी, ठीक होगी। अब हमने लगाना है जी फार्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब आप कुछ क्या चाहिए, टी चाहिए, थोड़ी सी तरतीब में लेके आएंगे चीजें। वी आई को पहले इधर लेके आओ, वी आई इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा ए टी। अब आपको टी चाहिए, ए को इधर आके डिवाइड करेंगे तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू टी। तो अब हमने क्या करना है, वी एफ की वैल्यू क्या करनी है, लिख देनी है। तो हमारे पास क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, वी एफ, मैंने यहाँ लिखना मैं भूल गया, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, वी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी जो रोबोटिक कार है वो रुक जाएगी ना, जब रुकेगी तो साथ फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ जीरो लिख दूंगा। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी थी, 25 थी, तो मैंने ऊपर लिख दिया जी 25। एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है, -3.33 इज इक्वल टू टी। तो अब हम इन दोनों को जी डिवाइड करते हैं, 25 को 3.33 से डिवाइड कर देते हैं तो 7.50 आ रहा है, तो 7.5। अब टी को तरतीब से लिख लेता हूँ और इस तरफ लिख लेता हूँ -25, एक स्टेप और कर लेता हूँ -3.33, ये इससे कट जाएगा तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5 क्या आ जाएगा जी, 7.5 टाइम यहाँ से सेकेंड, 7.5 सेकेंड। तो उसने क्या कहा था, हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप, कि भाई अगर 50 न्यूटन कांस्टेंट फोर्स लगाओगे तो 7.5 सेकेंड लगेंगे उस रोबोटिक कार को रुकने के लिए। तो यूं हमारे पास स्टूडेंट जो प्रॉब्लम नंबर 5 था वो भी हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये समझ आए होंगे, इनमें फिर भी कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।